जी नमस्कार और स्वागत है आप सभी का अरुणिका स्टडी में। मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग रीट एग्जाम 2022 के लिए लेवल 1 के लिए हम लोग कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे, कंटेंट प्लस पेडागोजी के। और ये टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे आज की इस सेशन के। और आज ये सीरीज का छठा क्लास है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन क्या है, तो पहले पेन सिलेक्ट कर लूं मैं, उसके बाद आपके क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो क्वेश्चन ये है कि जेठालाल और भिड़े, तो जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे वो लोग काफी अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो जेठालाल और भिड़े हैं, दोनों लोग, जो बनती नहीं है इनकी। और ये लोग एक काम को 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में काम को निपटा देते हैं, ठीक है। और वहीं भीड़े और सोडी, भीड़े और सोडी जो कि ये लोग भी पड़ोसी ही हैं, ये लोग काम को 15 दिन में निपटा देते हैं। वहीं जेठालाल और सोडी की बात करें तो ये लोग काम को 20 दिन में निपटाते हैं, ठीक है। तो जेठालाल अलग से उसी कार्य को कितने समय में कर लेगा, ठीक है, ये बताना है इसमें। तो चलिए बता देते हैं। तो जैसे जेठालाल के लिए हमने जे लिख दिया, और भिड़े के लिए बी लिख दिया, ठीक है। और फिर है भिड़े, और क्या है, सोडी के लिए एस लिख दिया। और जेठालाल और सोडी, इनके लिए जे एंड एस लिख दिया, ठीक। ये लोग देखिए काम कितने कितने दिन में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं कितने कितने दिन में ये लोग काम करते हैं। तो ये दोनों मिलके 12 दिन में, ये दोनों मिलके 15 दिन में, और ये लोग 20 दिन में करते हैं। इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये कितना दिन लगाते हैं, डेज यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम निकाल देंगे और वो एलसीएम को हम लोग बोलेंगे वर्ग, ठीक है। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक। अब हम देखते हैं कि इनको काम करने की इफिशियंसी कितनी है, क्षमता कितनी है, इन लोगों की क्षमता कितनी है। तो 60 में 12 से भाग लगा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 4, 15 से 60 में भाग लगा दीजिए, फिर 20 से 60 में भाग लगा दीजिए 3। मतलब जेठालाल और भिड़े मिलकर मतलब 5 की इफिशियंसी है, इनकी क्षमता जो है एक दिन में, मतलब 5 काम ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। और भिड़े और सोडी एक दिन में 4 काम कर सकते हैं। और जेठालाल और सोडी जो है ये एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो 2 बार जेठालाल आ रहे हैं, 2 बार भिड़े और 2 बार सोडी आ रहे हैं, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू जे प्लस बी प्लस एस। और इसको भी जोड़ देते हैं, ये लोग दो दो बार आ रहे थे, दो को कॉमन ले लिया पहले, और इनको जब मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 12। तो यहां से ये आएगा कि जे प्लस बी प्लस एस करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 6। मतलब इन तीनों मिलकर एक दिन में अगर काम करना होगा तो एक दिन में ये लोग 6 काम करेंगे, तीनों लोग मिलकर, ठीक। तो हमें जेठालाल का बताना है कि ये कितने दिन में करते हैं, जेठालाल कितने दिन में करेंगे। तो हमको जे की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, जे की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो b प्लस एस जो है, यहाँ पे देखिए b प्लस एस 4 दिया हुआ है, ठीक है। वो यहाँ पे 4 रख देंगे तो हमारा j निकल जाएगा, निकल के कितना आएगा, 2। मतलब जो जेठालाल है एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, जो जेठालाल है वो एक दिन में 2 काम बस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पूरा काम है, जो टोटल वर्क है, वो है 60 डिग्री, 60 काम है, ठीक है। जो पूरा काम है वो कितना है, तो वो है 60। तो 60 काम करना है, तो एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, 2 से भाग लगा दीजिए तो 30 दिन इनको लग जाएगा। 30 दिन, जो कि सी नंबर जो ऑप्शन है वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। करना क्या होता है कि दिन लिख दीजिए और उनका एलसीएम जो होगा वो वर्क हो जाएगा। उसके बाद इनकी क्षमता निकाल दीजिए, वही वो काम में दिन से भाग लगाकर। तो उस तरीके से कीजिएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेडागोजी का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है अ डिवाइस फॉर फाइंडिंग आउट व्हाट pupils understand and can do with a purpose of adapting future teaching to the needs of the individual or the class is known as।
मतलब यह पता लगाने के लिए एक ऊपर उपकरण की छात्र क्या समझते हैं और व्यक्ति या वर्ग की जरूरतों के लिए भविष्य के शिक्षण को अनुकूलित करने के उद्देश्य से क्या कर सकते हैं, इसे क्या कहा जाता है। मतलब ये पता लगाना है आपको, आपको जांच करनी है कि पता लगाना है कि क्या बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं, आगे भविष्य में उनकी शिक्षण का उद्देश्य जो है वो क्या हो रहा है, ये सब जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए क्या डिवाइस, इसके लिए क्या हम लोग तंत्र यूज करते हैं। तो वो हम लोग यहाँ पे ना समेटिव असेसमेंट करते हैं ना इंफॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, वहां पे हम लोग करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब नैदानिक मूल्यांकन। इसमें क्या होता है कि इसमें पता लग जाता है कि हाँ क्या मतलब सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, सब इसमें पता लग जाता है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग अभी तक टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, अबाउट सेक्शन में जाइए तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन अचीवमेंट टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। मतलब ये जो है उपलब्धि परीक्षा लिखा हुआ है अचीवमेंट टेस्ट को, और नैदानिक परीक्षण ये लिखा है डायग्नोस्टिक टेस्ट को। इनके बीच में क्या अंतर है? तो दोनों का जो मोटिव होता है वही अलग होता है, दोनों के बीच की जो उद्देश्य होते हैं वही अलग होते हैं। तो इनका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो अगला क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि विच स्किल इज नॉट यूजली अचीव्ड बाय द pupils ऑफ प्राइमरी स्कूल्स so far as the minimum level of learning is concerned। मतलब प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थी द्वारा आमतौर पे कौन सा कौशल प्राप्त नहीं किया जाता है क्योंकि सीखने के न्यूनतम स्तर का संबंध है। मतलब अभी प्राइमरी स्कूल में आप जाइए तो बच्चे 1 से 5th क्लास के होते हैं, बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो। तो उनको मतलब कौन सा कौशल, उनके अंदर कौन सी स्किल डेवलप नहीं हो पाती है गणित को लेकर। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ काउंटिंग नंबर्स, मतलब गिनती के नंबरों को पहचान कर लेते हैं वो। यूज ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स, मतलब गणित में जो सिंबल्स होते हैं प्लस माइनस वो तो समझ जाते हैं, वो जोड़ घटाव गुना भाग सीख लेते हैं। अरेंजमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में कोई भी नंबर मतलब कुछ संख्या करना हो तो वो कर लेते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज और फॉर्मूला डेरिवेशन, फॉर्मूला उनको बताया जाएगा, उनको फॉर्मूला डेरिवेशन सिखाई जाएगी, ये वो नहीं कर सकते हैं। तो यही इसका सही आंसर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री से है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि ए बी और सी डी ये दोनों समानांतर है। समानांतर के मतलब रेल की पटरी सीधा समझ लीजिए, ठीक है। ए बी और सी डी, ठीक है, समानांतर है। यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है 90 प्लस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे ये एंगल दिया है एक्स, ठीक है। तो समानांतर है, तो समानांतर में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक होता है, ठीक है, ये और ये वाला एंगल एक ही होता है। मतलब अगर ये एंगल देखते तो ये वाला बराबर होता, ठीक है। तो एक सीधी रेखा पर एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री का, ठीक। और यहाँ पे क्या है, ये 90 प्लस एक्स और ये है एक्स, यहाँ से देख लीजिए ये वाला। तो ये पूरा मिलाकर कितना हो रहा है, 180 कितना है, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 2x बराबर 90 डिग्री हो जा रहा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री आपका इसमें x हो जाएगा। और पूछा क्या है, बी जी ई, तो ये अभी 45 डिग्री पे ना रही है, हमें बताना क्या है, ये एंगल बताना है बी जी ई, ठीक है। तो इसमें जो बी जी ई होगा वो होगा इसके बराबर, जो 90 प्लस एक्स है उसी के बराबर ये होता है। मतलब अगर यहां से हम एक लाइन खींच दें तो ये और ये बराबर होते हैं, ठीक, ये
और ये बराबर होते हैं। और वहीं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए तो ये और ये और ये मतलब ये और ये बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे। उसी तरह यहाँ पे 90 प्लस एक्स जो है 90 प्लस एक्स होगा, यही बराबर होगा किसके, तो एंगल BGE के। तो एक्स के जगह पे 45 रख दीजिए। तो एक्स के जगह पे 45 रखने पे हमारा क्या आएगा, 135 डिग्री आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन दिया है ये दिया है द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ बी इन ए ज्वाइंट बिजनेस। मतलब एक मिलकर साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किए हैं ये लोग, कौन, तो ए और बी, ठीक है। लेकिन जो ए है इनकी जो वैल्यू है बी से दो गुनी है, ठीक है, बी के वैल्यू से दो गुनी है, ठीक। तो पूरा इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए, पूरा इन्वेस्टमेंट देखा जाए, ऐसे रेशियो निकाली जाए तो ए बटा बी क्या हो जाएगा, 2/1। तो पूरा दोनों लोग मिलकर कितना किए होंगे, अगर ये 2x किए होंगे तो ये x किए होंगे, तो मिलकर दोनों लोग 3x का काम किए होंगे, मतलब कुल मिलकर 3x किए होंगे। अच्छा, इनका जो प्रॉफिट है, ए का जो प्रॉफिट है, ए का यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, ए का जो प्रॉफिट है ये है 428 रुपए, ठीक। तो अगर मान लीजिए कि ये बी से दो गुना अधिक इन्वेस्ट किए हैं, मतलब लगाए हुए हैं पैसा, तो इनसे दो गुना अधिक फायदा भी तो होगा, इनसे दो गुना अधिक फायदा भी तो होगा। तो ये 428 ले रहे हैं तो इसका आधा इनको मिला होगा, इस चीज का आधा है, मतलब जितना ए को मिला होगा उसके आधा बी को मिला होगा, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 214 मतलब 214 रुपए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो जो अगला क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि अ मैन कवर्स ए डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक आदमी है और ये कुछ डिस्टेंस तय कर रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और फिर जो रिटर्न हो रहा है वो 9 किलोमीटर पर आवर से रिटर्न हो रहा है। और इन दोनों काम के बीच में जो इसका समय लगा है, मतलब पूरा काम करने में जो समय लगा है वो 2 घंटा 20 मिनट लगा है, ठीक। तो दूरी हमें बतानी है कि कितना दूर जा रहा है आ रहा है, ठीक। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं इसको, स्पीड और यहाँ पे लिखिए टाइम, ठीक है, स्पीड टाइम, ठीक। और हाँ ठीक है। तो स्पीड क्या है इसका, पहले जाने का क्या है 12, आने क्या है 9, ठीक। 12 और 9 का रेशियो निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों में 3 से भाग लगा दीजिए तो 4 और 3 आएगा, ये क्या हो गया, रेशियो, अनुपात, ठीक। 4 और 3 का हो जाएगा। अब इसी को जब स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, टाइम स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड ज्यादा है 12 है तो टाइम कम लगना चाहिए, ठीक, यहाँ पे ज्यादा लगना चाहिए। तो बस इसी रेशियो को यहाँ पे टाइम में पलट दीजिए, मतलब ऊपर और नीचे कर दीजिए, क्योंकि क्या है डिस्टेंस जो है वो जो है, डिस्टेंस जो है वो क्या है, इक्वल है, दोनों के लिए इक्वल है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, टाइम को पलट दीजिए, मतलब अगर 12 की स्पीड से गया होगा तो वो 3 यूनिट टाइम लगा होगा, और 9 की स्पीड से गया होगा तो 4 यूनिट टाइम लगा होगा, ठीक। तो दोनों मिलाकर दोनों 3x और प्लस 4x कर दीजिए, इसको x में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टाइम हो जाएगा। ये कितना हो रहा है, 2 घंटा 20 मिनट हो रहा है, ठीक है। तो 2 घंटा 20 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 घंटा है प्लस 20 मिनट को घंटा में बदलिए तो 60 से ऐसे कर सकते हैं, 3 1, यानी ये हो जाएगा 60 7/3, तो 60/3 घंटा लग रहा है, यानी 7x जो है वो 7/3 के बराबर है। तो जो हमारा x होगा वो क्या होगा, 1/3 घंटा यानी 20 मिनट के बराबर होगा, 20 मिनट के बराबर होगा। तो 3x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा यहाँ पे 3 × 20 60 मिनट, और 60 मिनट को क्या बोलते हैं, 1 घंटा, ठीक। चार, ये है 4x है, ठीक। इसको अब निकालना ही नहीं है क्योंकि हमको यहाँ पे स्पीड मिल गया है और यहाँ पे टाइम मिल गया है।
तो हम सीधा सीधा यहीं से निकाल लेंगे। अब यहाँ स्पीड क्या है, तो 12 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, और यहाँ टाइम कितना लग रहा है 1 घंटा, तो सीधे सीधा मतलब है 1 घंटा में 12 किलोमीटर ही गया होगा, तो यहाँ 12 किलोमीटर जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, स्पीड को लिख दीजिए और उनका रेशियो निकाल दीजिए, वही टाइम में रेशियो को पलट दीजिए, ठीक है, और एक्स एक्स दोनों में लगा दीजिए, फिर दोनों को जोड़ के पूरे टाइम से इक्वेट कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए, एक्स की वैल्यू निकाल के कि कोई एक टाइम आप निकाल लीजिए और उससे फिर डिस्टेंस निकाल लीजिए, बस। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जब आप इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो अपने आप ये बहुत फास्ट हो जाएगा। इसे समझाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई, मतलब सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस क्या होता है, परिधि, किसी सर्किल का परिधि, ठीक है, वो होता है सर्कमफेरेंस यानी परिधि। तो ये क्या हो रहा है, ये पहले रह रहा है 4x, 4 पाई, अब बाद में क्या हो जा रहा है 8 पाई हो जा रहा है, ठीक। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे 2 पाई r, ठीक है, तो ये 2 पाई तो हमें दोनों के लिए कॉमन ही रहेगा, r चेंज हो रहा है, r चेंज हो रहा है, ठीक है। तो r क्या हो जा रहा है, यहाँ देखिए 2 गुना का फर्क पड़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ r में भी 2 गुने का फर्क होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले जो r था वो कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया, मतलब R2 जो है वो 2R1 हो जा रहा है, ठीक। तो अब इसके क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पहले केस में पाई R1 का स्क्वायर होगा, और दूसरे केस में क्या होगा, R1 R2 जो है 2R1 है, इसका स्क्वायर करेंगे, तो पाई 4R1 स्क्वायर, यानी 4 पाई R1 स्क्वायर, यानी पहले वाला ये था, पहले केस में ये था, और दूसरे केस में पहले वाले केस का 4 गुना हो जा रहा है, तो 4 टाइम्स ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो अगला क्वेश्चन है ये देखिए, क्वेश्चन काफी बड़ा है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पे मैंने रखा है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ए टीचर यूजेस द ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स, अच्छा, कि मुक्त समस्या वाला क्वेश्चन को शिक्षक सामने रखता है, किसके, मतलब बच्चों के सामने, कब, तो जब मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है तब, जब गणित पढ़ा रहा है तब। तो ये जो काम है, ये जो प्रैक्टिस है, ये किस चीज को प्रमोट कर रहा है, क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब भिन्न सोच है, मतलब अलग अलग सोच, इक्विटी इन क्लासरूम, कक्षा में समानता, और कन्वर्जेंट थिंकिंग अभी सारी सोच, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन सा हो सकता है आंसर, तो क्रिएटिव थिंक मतलब रचनात्मक सोच। अब एक कोई क्वेश्चन रखा, ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, ठीक है, सबके जवाब अलग अलग भी हो सकते हैं, सबके जवाब एक जैसे भी हो सकते हैं, सोच सबकी अलग हो सकती है, ठीक। तो क्रिएटिव थिंकिंग क्या हो गया, मतलब रचनात्मक, सब अपना अपने तरीके से सोचेंगे, उसके बारे में विचार करेंगे। डाइवर्जेंट थिंकिंग, सबकी अलग अलग सोच हो सकती है। इक्विटी इन क्लासरूम, मतलब हो सकता है कि फाइनल आंसर जो आए वो सेम भी हो सकता है, ठीक, या एक मत पे जा सकता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं हो सकता है कभी भी, ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स में कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होती है। अगर क्लोज एंडेड रहता है, मतलब उसकी जवाब एक ही जवाब होता है, लास्ट एक ही जवाब होता है, तब वहां पे कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब ए बी सी ऑप्शन वाला जो है, ऑप्शन नंबर सी, ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, 10वें नंबर का क्वेश्चन ये है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ सेल एंड परचेज प्राइस, मतलब सेल प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, और परचेज प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, इनका जो रेशियो है 19/20 है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
मतलब 20 रुपए में कुछ खरीदिए तुम और 19 रुपए में बेच दिए तो घाटे हो रहा है, 1 रुपए का घाटा हो रहा है, 1 रुपए का घाटा हो रहा है, ठीक है, 1 रुपए का घाटा हो रहा है। तो यहाँ पे हमको प्रतिशत निकालना है किसका, तो 1 रुपए का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो 1 रुपए का जब प्रतिशत निकालना है तो यहाँ क्या हो रहा है भाई, हाँ चलिए, 1 रुपए का हानि का प्रतिशत निकालना है तो 1/20 गुना 100 यानी 5% का आपका लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये था हमारा आज का 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे इसमें और इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं रीट एग्जाम में और कुछ क्वेश्चन आए हुए भी हैं इसमें के रीट में। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, चैनल सब्सक्राइब करने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है और लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे, ठीक है, लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे। और जो आपको ना समझ आया होगा वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और जो लोग टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे नहीं ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि वहां पे हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही 10 नए क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।